हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय वर्मा, रमापति तिवारी बालगंधर कॉलेज का बायो लेक्चरर। आप सभी को पता है कि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से आपकी क्लासें प्रॉपर नहीं चल पा रही हैं और इसलिए विद्यालय तरफ से व्यवस्था की गई है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास के जरिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इसलिए आज बायो में हम आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और आपका यहाँ से स्टार्ट होगा आज से। और आपका पहला जो चैप्टर है, या हम ये कह सकते हैं कि आपके बायोलॉजी बुक का तीसरा चैप्टर, पहली यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन है, उसमें का जो तीसरा चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो चैप्टर एजुकेशन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप यदि पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इम्पोर्टेंट पड़ता ही है, लेकिन अदर्स में जानकारी रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। क्योंकि आप लोगों के मन में कभी कभी कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसके बारे में आप जानने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, नहीं पूछ पाते हैं। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को जो आप थोड़ा हिचकिचाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, उन सभी को लेकर के हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहली बात हम बात करते हैं कि आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन मतलब कि जनन। जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवधारी किसी क्रिया द्वारा या जनन की क्रिया द्वारा नए अपने समान संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता है। यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी जैसा वो खुद है वैसे ही एक नए संतान को जन्म देता है ताकि उसका वंश आगे की तरफ बढ़ सके। उसे ही हम कहते हैं जनन। यानी कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई सजीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अब जनन की बात चल रही है तो यहाँ पर जनन के हम थोड़ा टाइप्स के बारे में बता देंगे। एनसीईआरटी ने आपको दो प्रकार के जनन बताए हैं, एक अलैंगिक प्रकार का जनन और एक लैंगिक प्रकार का जनन। दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एक तरफ हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन, और एक तरफ हम देखते हैं लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी तरफ आपके यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस आता है। अलैंगिक प्रकार का जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें एक ही पेरेंट, चाहे नर या मादा, किसी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। उस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, विपरीत लिंग धारण करने वाले दो जीवधारियों की आवश्यकता होती है। यानी यह बाइपेरेंटल इसे हम कह सकते हैं और इसे हम यूनिपेरेंटल कह सकते हैं। मतलब यहां पर केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे हम कहते हैं यूनिपेरेंटल। यहां पर विपरीत लिंग वाले दो पेरेंट की आवश्यकता होती है।
दो जीवधारी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे हम कहेंगे बाइपेरेंटल। ठीक है। अब इसके बाद इनकी जो संतानें हैं उनको हम क्या कहेंगे? तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती है, इनकी संतान को हम बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोन बोलते हैं। जबकि इनकी संतान को हम बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। ध्यान रखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर इनके संतानों को क्लोन बोला जाता है, इनके संतानों को ऑफ स्प्रिंग बोला जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, इनकी जो संतानें होती हैं वो अपने पेरेंट की बिल्कुल हूबहू फोटोकॉपी होती हैं, यानी कि जैसे उनके माता या पिता रहते हैं सेम टू सेम वैसे ही उनकी संतानें रहती हैं। मतलब संतान अपने पेरेंट से मिलते जुलते रहते हैं। अर्थात विभिन्नता नहीं आती है, विभिन्नता नहीं आती। या हम ये कह सकते हैं कि विकास देखने को नहीं मिलता, विकास की प्रक्रिया नहीं होती। यहां पर इनकी जो संतानें होती हैं अपने पेरेंट्स से विभिन्न रहती हैं, थोड़ा उनके लक्षणों में विभिन्नता देखने को मिलती है। अपने पेरेंट्स से विभिन्न रहती हैं, अर्थात विभिन्नता आती है। या हम ये कह सकते हैं विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है, विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता पहली बात तो अलग होंगे, उनकी शक्लें अलग होंगी, सब कुछ अलग होगा, और आप उनकी संतान होंगे। तो ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से माता पिता से दोनों से किसी से मिलते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी शक्ल, पूरा शरीर आपका माता या पिता के ऊपर गया होगा। दोनों में बीच का एक कॉमन आया होगा, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों से आप डिफरेंस होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थोड़ा बात करें, इसमें आप फॉर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर उदाहरण में आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बाकी जो आप फसलें लगाते हैं जैसे कि फसलें में अगर आपका लहसुन हो गया, ये सब देखे होंगे, ज़्यादातर इसी में आते हैं। और यहाँ के अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, सबसे बड़े एग्जाम्पल हम ही लोग हैं, ह्यूमन या अदर्स जितने भी आप एनिमल देखते हैं उनको हम कह सकते हैं मछली हो गई, मुर्गी हो गई, मोर हो गया, खरगोश हो गया, जितने भी हैं वहाँ पे आपको लैंग्वेज देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम आगे अपने टॉपिक पर आते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। चलिए, आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि न्यूज़पेपर में अगर आपने पढ़ा होगा कि 75 साल का व्यक्ति बाप बना, या ऐसे बहुत सारी खबरें देखी हैं। मतलब यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि एक नॉर्मल महिला, नॉर्मल लड़की 45 साल की उम्र तक ही माँ बन सकती है, लेकिन एक व्यक्ति, पुरुष, वो लगभग अपनी मृत्यु तक, हम ये कह सकते हैं जब तक कि उसकी लाइफ होती है तब तक के अंदर उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पिता बन सके। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो हम थोड़ा हेडिंग थोड़ा बता देते हैं कि किस किस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ना है। चलिए, सबसे पहली हेडिंग आप यहाँ पर पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन भी आप इसी में पढ़ेंगे। सॉरी, एक मिनट।
इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, गैस्ट्रेशन, पार्चुरेशन, तीनों है क्या? गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन। होता क्या है कि हम लोगों के जनन में नर और मादा के शरीर में अलग अलग प्रकार के युग्मक यानी गैमेट का निर्माण होता है। फिर वो फर्टिलाइजेशन के टाइम आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो गैमेटोजेनेसिस में क्या है? गैमेटोजेनेसिस यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। इंसेमिनेशन क्या है? इंसेमिनेशन जब नर युग्मक, देखिए युग्मक दोनों में है, दोनों बन रहे हैं, लेकिन मोशन किस में देखने को मिलता है, यानी कि गमन कौन सा युग्मक कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नर युग्मक होता है, आपने देखा होगा स्पर्म की अगर स्ट्रक्चर देखा होगा तो किस किस प्रकार के स्ट्रक्चर बताते हैं। यहाँ पर एक ऐसे टेल दिखाते हैं। ये जो टेल होती है स्पर्म को चलने फिरने में सहायता करती है, जबकि फीमेल गैमेट के पास ऐसा कुछ होता नहीं है, ओवम होता है यहाँ पर। तो टेल स्पर्म के पास है, इसलिए स्पर्म फीमेल गैमेट यानी कि ओवम के पास जाता है टेल की जगह। ठीक है, तो इंसेमिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसके अंतर्गत नर युग्मक अर्थात स्पर्म मादा जनन अंग के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जब नर युग्मक यानी स्पर्म हमारा मादा जनन अंग यानी कि वेजाइना के अंदर वहां पर एंटर करता है, उसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, यानी कि नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक ओवम का फ्यूजन, मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं गैस्ट्रेशन क्या होता है। गैस्ट्रेशन फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट एम्ब्रियो में परिवर्तित होगा। एम्ब्रियो यानी इसको हम थोड़ा समझाना चाहें अगर इसको हम इस प्रकार से बताएंगे कि यहाँ पर ये हमने मेल गैमेट बना लिया, यहाँ पर हमने लिखा नर युग्मक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा इसको फोकस करिए, और यहाँ पर हम फीमेल बता रहे हैं मादा युग्मक। नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जिसे हम हिंदी में युग्मनज कहते हैं। ये जाइगोट बन गया है, कहाँ बना है? मादा के शरीर के अंदर। अब क्या होगा? अब इस जाइगोट में धीरे धीरे क्लीवेज, विदलन या हम कह सकते हैं कोशिकाओं में विभाजन होगा, और शुरुआत के जाइगोट के निर्माण से 8 हफ्ते तक जो भी कोशिका रहेगी उसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। क्या कहेंगे बच्चों? एम्ब्रियो, यानी कि दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ये जो जाइगोट बना है, यहां से 8 हफ्ते तक की जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। यानी कहां की कोशिकाएं हैं? सिर्फ ये 8 मंथ की कोशिकाएं, क्या मैं लिख दे रहा हूं, सॉरी 8 वीक, 8 हफ्ते की जो कोशिकाएं हैं उसे हम एम्ब्रियो कह रहे हैं। फिर इस एम्ब्रियो से आगे की जो कोशिकाएं डिवाइड होती हैं उसे हम कहते हैं फीटस। क्या कहते हैं? फीटस। ठीक है, फीटस यानी कि जो पूरा बेबी 9 महीने डेवलप होता है उसे हम फीटस कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताना था गैस्ट्रेशन क्या होता है। गैस्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब हमारा एम्ब्रियो बन जाता है, वो एम्ब्रियो आगे चलकर मादा जनन का जो गर्भाशय है
उसकी दीवार से अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, उससे लग जाता है। क्यों? ताकि उससे पोषण ले सके और अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप कर सके। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एम्ब्रियो अपना डेवलपमेंट करता है उसे हम गैस्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, एम्ब्रियो का निर्माण होना गैस्ट्रेशन कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसका पोषण होना। 9 महीने इसका पूरा पोषण होता है, उसे हम गैस्ट्रेशन कहते हैं। पार्च्यूशन किसे कहते हैं? पार्च्यूशन यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं प्रसव, यानी कि बेबी पूरी तरीके से बन चुका है माता के शरीर में, अब उसे बाहर आना है। तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्च्यूशन यानी कि प्रसव, जिसके दौरान बेबी अपने माता के शरीर से बाहर आता है। ठीक है, यानी यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि फीटस का, हमने बताया ना कि 9 महीने तक जब बेबी होता है उसे हम फीटस कहते हैं जब तक वो पेट में रहता है। फीटस का मादा शरीर से बाहर आना। एक बात ध्यान रखिएगा, जब बेबी 9 महीने का होता है उसे फीटस कहते हैं, और जब ये बाहर आ जाता है बेबी, यानी बेबी जब बॉर्न हो जाता है, तब उस बेबी को हम कहते हैं इन्फेंट्स। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इन्फेंट्स बोला जाता है। और फिर उसके बाद फिर उसे हम बेबी कहना स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत के 4 हफ्ते, जन्म से शुरुआत के 4 हफ्ते तक उसे हम इन्फेंट ही कहते हैं, उसके बाद फिर उसे हम बेबी कहते हैं, बायोलॉजिकल भाषा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं। इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं नर जनन के बारे में। ठीक है, पहली हेडिंग है हमारी नर जनन अंग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें मेनली 4 प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहला जो आपको देखने को मिलता है टेस्टिस, दूसरा एसेसरी डक्ट, तीसरा एसेसरी ग्लैंड, एंड द लास्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि बाह्य जनना। टेस्टिस वृषण, एसेसरी डक्ट सहायक नलिकाएं, एसेसरी ग्लैंड सहायक ग्रंथि, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बाह्य जनना। यदि आप नॉर्मल किसी व्यक्ति या किसी नर को देखते हैं तो आपको सिर्फ 2 चीजें देखने को मिलती हैं। एक आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बाह्य जनना, जिसे आप पेनिस कहते हैं, शिश्न कहते हैं, और दूसरा आपको टेस्टिस यानी कि वृषण। ये चीज आपको बाहर से देखने को मिलती है, लेकिन जब आप टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं तब आपको वहां पर ग्लैंड और डक्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब थोड़ा इसके फिगर के बारे में थोड़ा बता दें, किस प्रकार से हम बता सकते हैं इसे।
ये मैंने सिंपल एक फिगर बनाया है जिसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताने की कोशिश की है। ये पार्ट टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर की जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस के ऊपर ये जो नली निकली है इसे हम कहते हैं वसा डिफरेंस। वैस डिफरेंस, वसा डिफरेंस आगे चल करके ग्लैंड में खुलती है, इसे हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। ये ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। आगे इसे कहते हैं ग्लांस पेनिस। और ये स्किन है इसके ऊपर की, इसे कहते हैं फोर स्किन। देखिए बायोलॉजी में पेपर में पास होने के लिए फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पास होने से मतलब नहीं है अच्छे नंबर गेन करने के लिए। अगर आपको सारी थ्योरी आती है, अच्छी बात लिख रहा है, फिगर उसका बना देंगे तो उससे इंप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिगर में कोशिश किया करिए नेमिंग हमेशा इंग्लिश में करने की, हिंदी में नहीं, क्योंकि बायोलॉजी ज्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ी जाती है, तो इंग्लिश में नेमिंग करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, थोड़ा फिगर पर आते हैं। तो टेस्टिस वो क्षेत्र जहां पर स्पर्म का निर्माण होता है। यहाँ पर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे, भी स्पर्म नहीं बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर निर्माण होते हैं। और फिर ये वासा डिफरेंस, देखिए टेस्टिस आपने देखा, इसके बाद ये जो वासा डिफरेंस है इसकी नली है, डक्ट है, नलिका है। स्पर्म वासा डिफरेंस में जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसे दिखा रहा हूँ। यहां से स्पर्म निकले, वासा डिफरेंस में पहुंचे। देखिए इसका आप ट्रैक इसको समझते चलिएगा और फिगर से इसके नाम याद करने की कोशिश कीजिएगा। वासा डिफरेंस से आते आते ये यहां पर आते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। होता क्या है, स्पर्म का जो लिक्विड होता है, फ्लूइड, ध्यान रखिएगा, स्पर्म और उसका जो फ्लूइड होता है, इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन। तो सीमेन यानी कि जो उसका फ्लूइड होता है वो हमारा सेमाइनल वेसल्स की ग्लैंड से ही निकलता है। फिर आगे चल के यहाँ पर एक दूसरी ग्लैंड आपको मिली, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक तीसरी ग्लैंड मिली आपको, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो सीमेन होता है या जो फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड में कैल्शियम, फ्रक्टोज और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं? फ्रक्टोज जो होता है वो स्पर्म को जीवित रखता है, उसे पोषण देता है। क्यों? स्पर्म है, उसको भी पोषण करना पड़ेगा। वो अब जब अपना पोषण नहीं करेगा, उसको इतनी लंबी यात्रा तय करनी है, फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में जाना है, फिर उसको फर्टिलाइज होना है, ओवम से एम्ब्रियो बनाना है, इसे जिंदा रहना चाहिए, इसको पोषण मिलना चाहिए स्पर्म को। स्पर्म का जो पोषण होता है वो फ्रक्टोज से मिलता है। फ्रक्टोज जो होता है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है, आपको पता होगा मोनोसैकेराइड में आती है, आपको मैंने पढ़ाया था 11th में। कैल्शियम होता है, क्यों पाया जाता है कैल्शियम? कैल्शियम सीमेन को क्षारीय बनाता है, एल्कलाइन बनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम जो होता है वो सीमेन को क्षारीय एल्कलाइन बनाता है। क्यों बनाता है बता रहा हूं। फ्रक्टोज, एंजाइम, ये सब मिल करके इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। इतनी बात क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो भी चीजें हैं सेमाइनल वेसल्स से ही ज्यादातर फ्लूइड यानी स्पर्म का जो सीमेन होता है वो सेमाइनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड से ज्यादा मिल जाता है। यानी ज्यादातर निर्माण इसका सेमाइनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड में ही होता है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड में थोड़ा बहुत सीमेन या इसके फ्लूइड का निर्माण होता है। आगे चल के ध्यान दीजिए, स्पर्म यहां से आए, वासा डिफरेंशिया से आते हुए
यहाँ पर आए और यहाँ पर इन्हें सेमाइनल वेसल से लिक्विड मिला, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से लिक्विड मिला, बल्बो यूरेथ्रस से मिला। ये जो मैंने ग्लैंड बनाई है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये डक्ट बनाई है, इसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। इस डक्ट से होते हुए फिर ये हमारा इस नली में आते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय, जिसके अंदर आपका पूरा यूरिन कलेक्ट होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है तो यहाँ से यूरिन भी आएगा और यहीं से स्पर्म भी आ रहा है, यानी कि अब यहाँ पे एक सिंगल ट्रैक हो गया स्पर्म को चलने के लिए। इसी रास्ते से स्पर्म भी जाएगा और इसी रास्ते से यूरिन भी जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल ट्रैक। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा ट्रैक, एक ऐसा रास्ता है जहां पर स्पर्म भी जा रहा है और यूरिन भी जा रहा है, और फिर ये स्पर्म ग्लांस पेनिस के जरिए बॉडी से बाहर आ जाता है। ये जो मैंने इसके बाहर की स्किन दिखाई है, इसे हम फोरस्किन कहते हैं। और इसके बारे में भी आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, जैसे कि पता है कि कुछ रिलीजियस जैसे कि माउंटेन में फोरस्किन को हटा दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, वैज्ञानिकों ने जब इसका शोध किया है, थोड़ा पढ़ा इसके बारे में, तो पता चला कि फोरस्किन को हटा देने से जो आपके जो एसटीडी वाली प्रॉब्लम या जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती हैं, HIV, ये सब थोड़े इनके चांसेस कम हो जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा फिर से एक बार देख लीजिए। स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में हुआ, स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे इसे हम। स्पर्मेटोजोआ वासा डिफरेंशिया में गए, वासा डिफरेंशिया से होते होते यहाँ पर आए। यहाँ पर सेमाइनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से इनका फ्लूइड मिला और ये फ्लूइड आगे चल करके इजैकुलेटरी डक्ट में कलेक्ट हुआ। फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे कॉमन ट्रैक बना है, कॉमन डक्ट है जहाँ से यूरिन भी पास हो रहा है, स्पर्म भी पास हो रहा है, इसे हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। यहाँ से स्पर्म फिर आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? अब हम थोड़ा सा टेस्टिस, देखिए ऐसा नहीं है कि टेस्टिस से सीधे स्पर्म वास डिफरेंस में चले जाते हैं। इसका हम आपको क्रॉस सेक्शन करके दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि आखिर स्पर्म बनते कहाँ हैं, किस प्रकार कैसे है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। ये टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन बनाया है मैंने। यहाँ पर क्या होता है कि ये है टेस्टिस की कवरिंग बाहर की, ठीक है। यहाँ इसे कह सकते हैं, यहाँ मैंने कवरिंग बना दी टेस्टिस की, ये टेस्टिस के बाहर की कवरिंग जिसे हम स्क्रोटम कह रहे थे, ठीक है। टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, चैम्बर होते हैं, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ध्यान रखिएगा, ये नीचे तक कवर हो रहा है यहाँ पे। टेस्टिकुलर लोब्यूल आपकी एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया गया है, थोड़ा सा बता दिया गया है, तो इसके नाम को ध्यान रखिए। फिगर से याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल याद हो जाएगा। तो मैंने बताया कि इसमें लगभग 250 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी चैम्बर होते हैं, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कह रहे हैं। इस थोड़ा सा फिगर पर फोकस कीजिए। इस चैम्बर के अंदर उलझे हुए कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, इस प्रकार से संगठित संरचनाएं, उलझी हुई संरचनाएं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल।
SFT भी इसे कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। इनकी संख्या हर चैम्बर में 1 से 3 हो सकती है। फिर से ध्यान दीजिए, टेस्टिस के अंदर अप्रॉक्स 250 कंपार्टमेंट होते हैं, चैम्बर होते हैं, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कुछ कंडेंस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 1 से 3 हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, और उसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंतर्गत ये प्राइमरी साइट जिसे हम कह सकते हैं, जिसके अंदर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। इसके बाद स्पर्म जब यहाँ पर बन जाते हैं, ध्यान देखिएगा थोड़ा, फिर स्पर्म यहाँ से निकलते हैं, एक स्ट्रक्चर आता है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं रेट टेस्टिस। स्पर्म रेट टेस्टिस में जाते हैं और रेट टेस्टिस के जरिए वॉसा इफ्रेंशिया में जाते हैं। इसका नाम यहाँ पर लिख रहे हैं, वॉसा इफ्रेंशिया या इफ्रेंस लिख दे रहे हैं, वॉसा इफ्रेंस में जाते हैं, या वीई इसे हम कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल करके रेट टेस्टिस के जरिए वॉसा इफ्रेंशिया में जा रहे हैं। वॉसा इफ्रेंशिया से आगे चलकर स्पर्म एपिडिडाइमिस में जाते हैं। एपिडिडाइमिस के बाद स्पर्म वॉसा डिफरेंशिया, जिसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इसके अंतर्गत जाते हैं। मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर आपको टेस्टिस के बाद वॉसा डिफरेंशिया बता दिया, लेकिन इसके अंदर कितनी जगह से हमारा स्पर्म ट्रेवल करता है, इसको बताने के लिए मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि पहले स्पर्म रेट टेस्टिस में जाता है, उसके बाद वॉसा इफ्रेंशिया में जाता है, वॉसा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस में जाता है, उसके बाद फिर जाकर वॉसा डिफरेंशिया में जाकर मिलता है। तो इतना यहाँ पर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसकी जो लेंथ होती है, टेस्टिस की लेंथ यानी जो लंबाई होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और उसकी ब्रिड्थ होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी के है ये लाइनें, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए पहले। अब टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके पहले हमने आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा दिया कि किस प्रकार से टेस्टिस से कैसे डक्ट निकलती है, सेमिनल वेसल्स में मिलती है, वहाँ पर 3 ग्लैंड से मिलती है, फिर यूरोजेनिटल ग्लैंड से ग्लैंड से फिर इसमें बाहर, सारी बातें बता दी गई हैं। अब थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं। टेस्टिस जो होता है ह्यूमन बॉडी के बाहर पाया जाता है। शरीर से बाहर वृषण कोश के अंदर, वृषण कोश के अंदर पाया जाता है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि आखिर ये टेस्टिस हमारे शरीर से बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर का टेम्परेचर, नॉर्मली टेम्परेचर होता है वो 37 अप्रॉक्स होता है, और इस टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी डेथ हो सकती है, वो नष्ट हो सकते हैं। तो स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए क्या होता है कि उन्हें 37 से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, और जो वृषण कोश जो हमारे शरीर से बाहर पाया जा रहा है टेस्टिस, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम कर देते हैं हमारी बॉडी से, जिसके कारण हमारे जो स्पर्म होते हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं और मोटाइल होते हैं। ठीक है,
चलिए आगे हम बात करते हैं। पेयर में पाए जाते हैं यानी कि जोड़े में पाए जाते हैं। दो टेस्टिस होते हैं यानी कि दो वृषण होते हैं, लिख दे रहे हैं, दो वृषण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो इनकी अपनी लेंथ के बारे में बता रहे हैं, लंबाई के बारे में बता दिया था, फिर से बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइनें जो लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और जो इनकी चौड़ाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो एक यहाँ पर कैनाल के बारे में बता रहे हैं जिसे कहते हैं इंग्यूनल कैनाल। ये होता क्या है, टेस्टिस यानी जो वृषण है, सपोज जैसे कि मानिए कि हमारा पेट है और पेट के बाहर यहाँ पर ये टेस्टिस पाए जा रहे हैं सपोज, तो यहाँ पर एक टेस्टिस हमारे उदर गुहा से यानी पेट की जो कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी से है, स्क्रोटम सैक के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं इंग्यूनल कैनाल। यानी अगर इसे हम लिखना चाहें तो लिखेंगे उदर गुहा और वृषण कोश के बीच का जो स्थान होता है उसे हम इंग्यूनल कैनाल कहते हैं। और इसी कैनाल से टेस्टिस गर्भ के 7वें महीने में वृषण कोश में आते हैं, वृषण कोश में आते हैं। मतलब ये है कि टेस्टिस जो होते हैं शुरुआत में जब बेबी बॉर्न होता जब बेबी का एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, 9 महीने का पूरा टाइम पीरियड होता है, उसमें से शुरुआत में जो टेस्टिस होता है वो पेट में रहता है, उदर गुहा के अंदर रहता है। लेकिन जब वो 7वें महीने का हमारा पूरा फीटस हो जाता है तो 7वें महीने में जो टेस्टिस होते हैं वो वृषण कोश में चले जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। इसके आगे हम बात करें थोड़ा सा एनसीईआरटी को देखते हुए, हम बता चुके हैं कि प्रत्येक टेस्टिकुलर में जो टेस्टिस होता है उसके अंदर लगभग 250 कोश होते हैं, चैम्बर होते हैं, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, जिसके अंतर्गत स्पर्मेटोजोआ का निर्माण हो रहा है। स्पर्मेटोजोआ या इसे हम स्पर्म भी कह सकते हैं का निर्माण होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपके लिए चलते हैं पुराने फिगर में। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपका ये है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपका ये है, ठीक है। इसके अंदर 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक छोटी सेल पाई जाती है और एक बड़ी पाई जाती है। फिर ये जो ब्लैक वाली है इसे कहते हैं मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। ये जो रेड वाली है इसे कहते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। दोनों का काम क्या है, मेल जर्म सेल जो है ये स्पर्म का निर्माण करती है या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। सर्टोली सेल क्या करती है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है, मतलब स्पर्म बना है उसे पोषण चाहिए होगा, जो पोषण मिलता है वो सर्टोली सेल के द्वारा मिलता है। यानी क्या करती है, तरीके से नरिशमेंट करती है स्पर्म का। तो लिख रहे हैं सर्टोली सेल क्या करती है, स्पर्म का पोषण करती है, ठीक है।
थोड़ा इसके पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सर्टोली सेल स्पर्म का पोषण करती है और मेल जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। एक सर्टोली सेल, एक मैंने ये बनाया था एसएफटी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेम से यहाँ भी है। इनके दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल कहते हैं, लेडिक कोशिकाएं कहते हैं इसे। ये करती क्या है, आपको पता है कि मेल के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो उसके कैरेक्टर को डेवलपमेंट करता है। मतलब कि मेल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आती है फीमेल से अलग होती है हम लोगों की, वो एक हार्मोन के ऊपर हम लोगों का कंट्रोल होता है। उसे हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है इसका जो श्रावण होता है वो इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल करती है। तो ध्यान रखिएगा, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करना। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। टेस्टिस जो होता है हमारे शरीर से बाहर पाए जाते हैं, वृषणकोश के अंदर पाए जाते हैं। हमारे शरीर में पैर में होता है वृषणकोश और हमारे पैर के नीचे पाया जाता है। इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इंग्विलन कैनाल क्या है? उदर गुहा और वृषणकोश के बीच का जो गैप है जिसके द्वारा वृषणकोश 7वें महीने में वृषणकोश में जाता है उसे हम इंग्विलन कैनाल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि टेस्टिस के अंतर्गत लगभग 250 चैम्बर होते हैं जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जा सकते हैं जिसके अंदर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। इसी को मैंने थोड़ा यहाँ पर जूम किया, थोड़ा इसको दिखाइए। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाए हैं और इसमें मैंने बताया है कि इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक मेल जर्म सेल पाई जाती है और एक सर्टोली सेल पाई जाती है। मेल जर्म सेल क्या करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है और सर्टोली सेल क्या करती है? जो स्पर्म बना है उसको न्यूट्रिशन देती है, यानी कि पोषण करती है। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में एक सेल पाई जाती है जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल कहते हैं। ये क्या करती है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। हार्मोन होता क्या है? ये हार्मोन मेल में, नर में उनके जो भी लक्षण होते हैं, जो भी लैंगिक लक्षण होते हैं मेल के, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करता है, यानी उनको मेंटेन करता है, उनको डेवलप करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, आज की क्लास आपका हो गया है, टेस्टिस के बारे में हो गया है, पूरा नरजनतंत्र के बारे में बता दिया गया है। अगला लेक्चर आपका फीमेल जेनिटल सिस्टम के ऊपर होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।